अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था डिसीजन मेकिंग के अंदर, और हमने वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि हमारे पास कोई ना कोई एक लिमिटिंग फैक्टर था, और उसमें हमने डिसीजन लिया था कि हमारे पास प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें। मल्टीपल प्रोडक्ट्स की हमने बात की थी कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है तो उसमें हम कितने यूनिट्स किस प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करें ताकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर जा सकें। आज एक और हम इशू लेके आए हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। एक और सिचुएशन है जो बहुत फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद के जो इश्यूज हैं दो तीन, वो बड़े सिंपल सिंपल से हैं। तो असल में जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो एक लिमिटिंग फैक्टर था और एक है आज का मेक और बाय डिसीजंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। फिर उसके बाद जो आपके पास जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का डिसीजन मेकिंग है, वो बेसिकली आप तब पढ़ोगे जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, तो उसके साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं आज के पहले टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि मेक और बाय डिसीजंस के अंदर हम लोग किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे और हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे की जा सकती है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है, जो हमने टॉपिक स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, वो था डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में आज का जो हमारा डिसीजन मेकिंग का जो इशू है वो है मेक और बाय डिसीजंस। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेक और बाय डिसीजन। अच्छा, अब जब हम टॉपिक की बात करते हैं, मेक और बाय डिसीजन की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने एक फैसला करना है कि आप प्रोडक्शन इन हाउस प्रोडक्शन करो। इसका मतलब है कि आप अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करके इन हाउस प्रोडक्शन करो। तो मेक का मतलब है इन हाउस प्रोडक्शन, और बाय डिसीजन का मतलब क्या है कि आप टू एक्सटर्नल सप्लाई। तो ये आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। अच्छा, जब आप ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो इस डिसीजन के अंदर कि हम एक चीज को खुद से प्रोड्यूस करें या फिर हम इस चीज को बाहर से परचेज कर लें, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा। इसके लिए मैं छोटी सी एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि हमारे पास इसमें जो ये फैसला किया जाएगा वो डिपेंडेंट किस चीज के ऊपर है। ये डिपेंड करता है एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट, कि जिसकी रेलेवेंट कॉस्ट लो होगी मैं वो फैसला कर लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसीजन है, इसका जो फाइनेंशियल व्यू पॉइंट है, ये डिसीजन किस बेसिस के ऊपर लिया जाएगा। तो मेरे पास जो प्रेफर्ड ऑप्शन है, वो प्रेफर्ड ऑप्शन होगा जिसकी लोअर रेलेवेंट कॉस्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इन हाउस प्रोडक्शन की, और अगर मैं इसको आउटसोर्स कर दूं एक्सटर्नल सप्लाई की, तो मुझे इन दो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट कंपेयर करूंगा। तो जिसकी रेलेवेंट कॉस्ट कम होगी मैं वो डिसीजन इंप्लीमेंट करूंगा। अब इसका रेलिवेंट कॉस्ट कैसे कंपेयर की जाएगी, इसकी रेलिवेंट कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। मेक और बाय डिसीजन के अंदर जो रेलिवेंट कॉस्ट निकाली जाएगी वो कैसे होगी जी। वो दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। मुझे ये कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इसको आउटसोर्स कर देता हूं, इसको मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं, किसी और पर्सन को ये काम दे देता हूं, तो मैं कितनी कॉस्ट सेव करूंगा। तो कॉस्ट दैट
would be saved by आउटसोर्सिंग। कि अगर मैं किसी और को कहूँ कि जी आप हमें बना के दे दें, तो मैं कितनी कॉस्ट बचाऊंगा अपनी। और दूसरा क्या है कि अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने खुद से प्रोड्यूस करना है, मैं खुद इसको इन हाउस प्रोडक्शन करूंगा, हम किसी और से नहीं बनवाते। ये भी हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात करें। अभी इसके चल के आगे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी मैं डिस्कस करूंगा मेक और बाय डिसीजन के, जो कि नॉन फाइनेंशियल व्यू पॉइंट होता है, उसके ऊपर भी एक लंबी कहानी करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इसका एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, कंसेप्चुअली भी है, वो समझाना जरूरी है। इवन दो पेपर में उसके बारे में बहुत लंबी बात नहीं होती है आपके पास, लेकिन आपका एक कंसेप्ट देना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बड़ा जरूरी है। तो अभी जो हम सारी कहानी कर रहे हैं वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली मुझे जो बेनिफिट सुटेबल होगा, और वो सुटेबल कौन सा होगा, जिसकी रेलेवेंट कॉस्ट लोअर होगी। रेलेवेंट कॉस्ट लोअर कैसे होगी, जो कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ेगी उसको आउटसोर्स करने के, या जो जो मेरी सेविंग्स होगी उसके बाद, या फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होगी जो मुझे इनकर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी, उस इंक्रीमेंटल कॉस्ट या जो सेविंग्स होंगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन राइज हो रही है। अच्छा, अब लेट से एक कंपनी है और उसकी एक प्रोडक्शन डिमांड है। हमारे पास कुछ कस्टमर है और वो हमसे डिमांड करते हैं कि जी हमें 10,000 यूनिट्स चाहिए। अब मसला ये है कि मेरे पास कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर है और मैं पूरे के पूरे 10,000 यूनिट्स नहीं बना सकता। अब अगर मैं पूरे के पूरे 10,000 यूनिट्स नहीं बना सकता, तो अब मुझे, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। मैं इसकी यहाँ पे बल्कि एक सिचुएशन क्रिएट भी कर देता हूँ। इशू क्या राइज होता है, इशू ये राइज होता है कि एक कंपनी है मनाबी लिमिटेड के नाम से, और इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स से प्रोडक्ट है इसकी सी ए सी सी ए सी एफ ए, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम है। इसकी जो डिमांड है, इसका मतलब है, डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब ये है कि ये ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद है। हमें कहते हैं कि जी 5,000 हमें चाहिए यूनिट्स सीए के, हमें 7,000 यूनिट्स चाहिए एसीसी के, और हमें 3,000 यूनिट्स चाहिए सीएफए के। तो डिमांड हमें दे दी गई है कि ये मेरे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, कस्टमर्स मौजूद हैं, और ये हमें टोटल 15,000 यूनिट्स बनाने हैं, जिसमें कुछ सीए के, कुछ एसीसी के, कुछ सीएफए के यूनिट्स बनाने हैं हमें। अब इशू ये है कि हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर है। हमारे पास जो लेबर ऑर्स है, ये जो लेबर ऑर्स है, ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। और हमारे पास जो टोटल लेबर ऑर्स है वो कहता है कि टोटल 40,000 ऑर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब मसला हमें कैसे पता चला कि ये जो लेबर ऑर्स है ये हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, बल्कि इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। वो कहता है लेबर ऑर्स पर यूनिट। लेट से वो कहता है कि अगर हम सीए के 5,000 यूनिट्स बनाए तो इसमें लेबर और लगते हैं हमारे पास 5 ऑर्स। अगर मैं एसीसी के बनाता हूं तो मेरे पास लेबर और लगते हैं लेट से 3 ऑर्स। अगर मैं सीएफए के बनाता हूं तो मेरे पास लगते हैं 8 ऑर्स। अब अगर मैंने टोटल लेबर ऑर्स रिक्वायर्ड, कि अगर मैं ये सारी डिमांड पूरी कर दूं, मैं सारे यूनिट्स बना लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, और 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे पास कितने 25,000 ऑर्स लगेंगे सीए के यूनिट्स पूरे करते हुए। एसीसी के यूनिट्स करते हुए मेरे पास कितना टाइम लगेगा
21,000 आवर्स लगेंगे। CFA के यूनिट्स पूरा करने के लिए मेरे पास 24,000 आवर्स लगेंगे। तो जो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड है, जो मुझे टोटल टाइम लगेगा इस सारी प्रोडक्शन को पूरा करते हुए, ये टोटल आवर्स जरा कैलकुलेट करके बता दो कितने आ रहे हैं, टोटल कर दो। ये टोटल कितने घंटे हैं जो मुझे चाहिए अगर मैं ये सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहता हूं। अगर मैं सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं तो टोटल हमें 70,000 आवर्स लेबर के आवर्स चाहिए। 70,000 घंटे हमारे पास लेबर काम करे तो हम ये सारी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या कह देता है, क्वेश्चन में कहता है कि जो हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल हैं वो है टोटल 50,000 आवर्स। हम 50,000 से ज्यादा लेबर आवर्स है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो शॉर्टेज है वो है 20,000 लेबर आवर्स शॉर्ट है। ये 20,000 घंटे मेरे पास शॉर्ट है। अगर 20,000 घंटे शॉर्ट है इसका मतलब है ये सारी प्रोडक्शन तो मैं नहीं कर सकता। लिमिटिंग फैक्टर ये कहता था कि इसमें से बेस्ट मिक्स निकालो कि कौन से यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, बाकी छोड़ दो। अब हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। एक स्टेप हम किस में आगे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने अब कुछ छोड़ना नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर में तो मैंने कहा था कि ठीक है, देखो कि आपके पास एक बेस्ट मिक्स क्या बनता है, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था, फिर उसके हिसाब से हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था, उसके पर और के हिसाब से निकाल लिया था, और फिर हमने देखा था कि हमने रैंकिंग की थी और हमने कहा था कि जिसमें सबसे ज्यादा हमें कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है उसको हम पहले प्रोड्यूस करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, और जो बाकी बच जाएगा उसको हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो लिमिटिंग फैक्टर कहता था। अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं लिमिटिंग फैक्टर से। स्टेप क्या आगे जा रहे हैं, हमने क्या कि प्रोडक्शन सारी करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है। CA के भी पूरे 5,000 बनाने हैं, 7,000 हमने ACC वाले कस्टमर्स को भी देना है, CFA वालों के भी 3,000 यूनिट्स हमने पूरे करने हैं। अब डिसीजन ये करना है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो हम खुद से प्रोड्यूस करें और कौन से ऐसे हैं जो आउटसोर्स कर दें। ये डिसीजन है। लिमिटिंग फैक्टर वाले में हमने क्या किया था, हमने कहा था जो बनते हैं बनाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा सारा करेंगे, डिमांड पूरी करेंगे, चीजें सारी बेचेंगे, लेकिन ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज हम बनाकर बेचें और कौन सी चीज हम आउटसोर्स करके बाहर से बनवाएं और उसको बेचें। ये है हमारा मेक और बाय डिसीजन। ये आपको पूरा इश्यू समझ आ गया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? जल्दी से मुझे बता दो। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब ये काम हम कैसे करेंगे, किस बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप्स है, और क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेरे पास एक लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल है। तो मेरे पास यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेक और बाय डिसीजन, और इसमें लिमिटिंग फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। इस सिचुएशन के अंदर मेक और बाय डिसीजन के हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे, हमें किन स्टेप्स को लेकर चलना है। तो मैं वन बाय वन आपके लिए वो स्टेप्स लिखता हूं, फिर हम उसी तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ कर लेंगे। अच्छा जी, स्टेप्स क्या है? यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो तो सिंपल सी बात है कि पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। और मैंने ये लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई किया यहां पे। कैसे आइडेंटिफाई किया, उसने बता दिया जी टोटल डिमांड कितनी है, कितने कितने यूनिट्स हमें चाहिए, और साथ उसने बता दिया लेबर आवर्स पर यूनिट कितने चाहिए। इसकी जगह कुछ और भी बता सकता है, आपको मटेरियल बता सकता है, आपको मशीन आवर्स बता सकता है, कोई भी और कहानी कर सकता है। मैंने लेबर आवर ले लिए। वो कहता है जी अगर आपको 5,000 यूनिट्स बनाने हैं CA के, तो 5 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाते हुए। तो मैंने टोटल लेबर आवर्स जो रिक्वायर्ड थे वो कैलकुलेट किए। मुझे पता चला कि अगर मैं ये सारी प्रोडक्शन करता हूँ तो 70,000 आवर्स मुझे चाहिए, मैं ये सारी प्रोडक्शन कर सकता हूँ।
लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने दिया कि मेरे पास जो अवेलेबल है वो है कितना, 50,000 आवर्स, तो 20,000 घंटे में शॉर्ट था। अब 20,000 घंटे शॉर्ट हूं तो इसका मतलब है ये मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरी प्रोडक्शन को जो चीज लिमिट कर रही है वो लेबर आवर्स है। तो इसकी बेस के ऊपर अब मुझे डिसीजन करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे, मेक और बाय डिसीजन के अंदर जब आप लिमिटिंग फैक्टर में जाओगे तो उसमें आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग फैक्टर। कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, कुछ में आपको इस ये वाली कैलकुलेशन करके आइडेंटिफाई कर लेते हो। फिर आप जाते हो स्टेप नंबर 2 के अंदर। अब स्टेप नंबर 2 में जब लिमिटिंग फैक्टर की बात की थी वहां पे हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया था, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कॉस्ट और सेविंग्स निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं क्या काम करूंगा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक हो गया, मुझे पता चल गया कि अगर मैं सीए के यूनिट्स बनाता हूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एसीसी के बनाता हूं तो कितनी है, सीएफए के बनाता हूं तो कितनी है। मैंने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली और वेरिएबल कॉस्ट अब आपको पता है। लेकिन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, ये आपके पास रेलिवेंट होनी चाहिए, वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो रेलिवेंट होनी चाहिए उसकी बात हो रही है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर आपने सिर्फ वो कॉस्ट लेके चलनी होती है जो रेलिवेंट है। चाहे मैं कहीं बोलना भूल भी जाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ उस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है जो कि रेलिवेंट है। ये काम भी कर लिया। तीसरा काम मोस्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। गिवन क्या होता है कि आप कैलकुलेट करोगे, नहीं गिवन तो आप कैलकुलेट कर लोगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट टू बाय ईच प्रोडक्ट, कि जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होगी उसको मैं यहां पे कंपेयर करूंगा। कैसे, यहां पे हम तीसरा सिचुएशन लिखेंगे और हम यहां पे क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट, और ये कॉस्ट क्या है, पर यूनिट है। ऊपर भी जो हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट किया ये पर यूनिट कॉस्ट है। मैं इसको लिख भी देता हूं, ये लिख भी देता हूं, पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो यहां पे भी कैलकुलेट करेंगे हम एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट, हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब ये कैसे कंपेयर करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे इस तरीके से। लेट्स से मेरे पास यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जी रेलवे, हम वो वेरिएबल कॉस्ट लेंगे जो रेलिवेंट होगी। कोई अगर ऐसी वेरिएबल कॉस्ट है जो रेलिवेंट नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, यहां पे मेरे पास दी जाएगी इनकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। लेट से ये दी हुई है, मुझे कहता है ये है ₹20, ये है ₹30, ये है ₹50। ये मेरे पास दे दिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिए, मैंने कैलकुलेट भी कर ली। इसके बाद में यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं कहता हूं कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो मेरे पास यहां पे दिया होगा कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बायर से खरीदता हूं, प्रोडक्ट्स परचेज करता हूं, यहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ परचेज्ड, अगर मैं बायर से खरीदता हूं तो मुझे कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको परचेज करता हूं बायर से, हमने आउटसोर्स कर दिया था तो हमने इसको बायर से परचेज किया, तो मैं ज्यूम करता हूं मेरे पास यहाँ पे ₹25 की कॉस्ट आएगी, यहाँ पे ₹40 की कॉस्ट आएगी, यहाँ पे ₹27 की कॉस्ट आएगी।
अब यहां पे आपने कैलकुलेट की एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ परचेस्ड। तो कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे आपने कैलकुलेट की, वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ेगी अगर हम बाहर से खरीदें, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास ₹5 की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी सीए की अगर मैं इसको परचेज करता हूं बाहर से। अगर मैं इसको एसीसीए की कॉस्ट देखता हूं तो मुझे ₹10 की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी और यहाँ पे ₹12 की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। ये आ गई मेरे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं जब एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है तो मैं यहां पे स्टेप 4 करूंगा। और स्टेप 4 क्या होगा मेरे पास, स्टेप 4 क्या कहता है, कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। पर लिमिटिंग फैक्टर के साथ वहां पे भी हमने लिमिटिंग फैक्टर में भी ये काम किया था। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसकी बात कर रहा हूं, कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। तो जो लिमिटिंग फैक्टर की आपके पास कॉस्ट है, पर लिमिटिंग फैक्टर की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ईच प्रोडक्ट की, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब वो कैसे कैलकुलेट करनी है, हमने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया था कि 5 घंटे, 3 घंटे और 8 घंटे लगते हैं मैं एक एक प्रोडक्ट बनाऊं। अच्छा, अब अगर मैं 5 घंटे लगाता हूं तो मेरे पास ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मेरे पास एक यूनिट बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो 5 घंटे लगता है और मेरे ₹5 की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट जो आएगी वो ₹1 आ जाएगी। इसी तरह मेरे पास डिफरेंट दिए हुए, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या काम करूंगा कि जो भी मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट दी गई है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, यहां पे मैं लिख भी देता हूं एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा जो भी मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है उसके साथ। अब वो ऑर्स में है तो लेबर ऑर्स, मशीन में है तो मशीन की ऑर्स। तो यहां पे लिमिटिंग फैक्टर फॉर एग्जांपल यहां पे क्या आ जाएगा, लेबर ऑर्स पर यूनिट। तो ये मेरे पास आ जाएगी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। ये भी हम करके भी देखेंगे इंशाल्लाह इसको। अभी इसका एक पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। जो 5th नंबर के ऊपर हम काम करेंगे, जो 5वें नंबर के ऊपर हम काम करेंगे, वो हम लोग क्या काम करेंगे कि अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हमने सिर्फ रैंकिंग करनी है। रैंकिंग कैसे की जाती है, रैंकिंग ऐसे की जाती है कि आपके पास, मैं यहां पे लिखता हूं रैंक द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को रैंक करना है। रैंक किसका करना है, जो लोएस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट टू बाय है उसको आप पहले करोगे। यानी कि मैं इसको लिख देता हूं लोएस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट सबसे कम है वो आप बाय करोगे। दूसरे नंबर पे जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है वो दूसरे नंबर पे बाय करोगे। फिर तीसरे नंबर पे जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो तीसरे नंबर पे बाय करेंगे। यानी कि जिस प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बाय सबसे कम है वो मुझे सबसे ज्यादा बाय करने चाहिए। अच्छा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट इन हाउस प्रोडक्शन कैसे करनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ हाईएस्ट
extra cost to buy should be rank first for in-house production. अब जरा इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। वो कहता है जिस प्रोडक्ट को बाय करते हुए मेरी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो सबसे कम है, वो मैं सबसे ज्यादा बाय करूंगा बाहर से। और जिस प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा कॉस्ट सबसे ज्यादा है वो मैं खुद से प्रोड्यूस कर लूंगा, क्योंकि बाहर से मुझे सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी करनी पड़ रही है। तो ये स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये की बात है कि अगर लोएस्ट कॉस्ट है तो उसको मैं बाय करूंगा, हाईएस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है जो मैंने यहां पे निकाली पर यूनिट की, वो अगर हाईएस्ट आ रही है तो उसको मैं क्या काम करूंगा, उसको मैं इन हाउस प्रोड्यूस करूंगा। इस बेसिस के ऊपर मैं रैंकिंग करूंगा, और रैंकिंग करने के बाद आखिर में आपने क्या करना है, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बना लेना है कि आप कौन से बाय करोगे, कौन से आपने सेल करने हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास पूरा का पूरा कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट क्या बता रहा है, मेक और बाय डिसीजन के मैंने रूल्स आपको लिख के दे दिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, आइडेंटिफाई कर लिया। कैलकुलेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये भी निकल आएगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी इनकर होनी है, और अगर मैं इसको बाहर से बाय करता हूं तो मुझे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक मेरे पास आ जाएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट। और इस एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट को आप डिवाइड करोगे जो भी आपके पास पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर था, तो आपके पास वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपके लिए इसके साथ ये क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है ये स्ट्रांग हो जाए। सिर्फ मुझे आप 1 मिनट देंगे ताकि मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ सकूं आपके लिए। आप लोगों के जब तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो, एनीवन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ सकते हो जब तक। अभी तक कुछ आइडिया हुआ कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? तो एक रीजनेबल क्वेश्चन मिल तो गया है। अच्छा बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे पहले जो है ना, जो तो आपके पास आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो आपने वो सॉल्व करने होते हैं। वो सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो फिर वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी आई कैप के क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए हैं वो दिया करो। अच्छा बच्चे देखो, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज आपके पास एक एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है लिश्वा? एक एडिशनल कि अगर मैं बाहर से चीज खरीदता हूं तो मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर मैं खुद से प्रोड्यूस करता हूं तो मुझे कितनी एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो कंपैरिजन आप किस में कंपैरिजन करोगे? मैं अगर बना रहा हूं तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, वो बनाऊं ना बनाऊं वो तो इनकर होनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है अगर मैं बना रहा हूं? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं बनाऊं या खरीदूं। अगर मैं एक चीज बना रहा हूं और मेरी 10 रुपए में चीज बन रही है, जबकि मार्केट के अंदर वो चीज 12 रुपए की मिलती है, तो मैं 2 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाऊंगा अगर ये मैं बाहर से खरीदूंगा। तो जाहिर बात है ना, मैं प्रोडक्शन जब मैं कर रहा हूं तो मुझे चीज सस्ती मिलेगी, बाहर से खरीदूंगा तो मुझे चीज थोड़ी सी नॉर्मली महंगी बिकेगी, मिलेगी। तो उस सिचुएशन के अंदर आप किसको कंपेयर करते हो कि अगर मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी है? एडिशनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। और अगर बाहर से खरीद रहा हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, या वो सेविंग आएगा या एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। ये बात समझ आ गई? तो वो सेविंग है ना भाई। अगर आपकी मेरी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, बाहर से वो चीज मेरी है 7 रुपए की, तो पहली तो बात है मुझे तो वो प्रोड्यूस ही नहीं करनी चाहिए।
अगर एक चीज जो मैं बना रहा हूँ और मुझे 10 रुपए की पड़ रही है और बाहर से वो चीज 7 रुपए की मिल जाती है, तो मैं क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूँ? मुझे तो प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए, मुझे तो बाहर से खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से खरीदूंगा तो मुझे तो 3 रुपए की सेविंग हो रही है, तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपनी प्रोडक्शन इन हाउस खत्म करके बाहर से खरीदना शुरू कर देनी चाहिए चीज को। ये बात समझ आई? वो सेविंग कहलाती है, लेकिन उसमें तो ऑब्वियस हो गया ना आपका डिसीजन। क्लियर हो गया? अच्छा, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक कंपनी है, वॉम्बैट कंपनी, उसके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, WXYZ। ऑल 4 प्रोडक्ट्स आर मेड ऑन द सेम मशीन, ठीक है, एक ही मशीन पे बनती हैं। द मशीन कैपेसिटी फॉर द ईयर एट वॉम्बैट फैक्ट्री इज 3500 आवर्स। ये उसने बता दिया कि जो मशीन की कैपेसिटी है वो 3500 घंटे है। However, it is able to obtain any of these products in unlimited quantities from a subcontract। लेकिन ये चीजें हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में सब कॉन्ट्रैक्टर से ले सकते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अब हमें क्या पता कि यहाँ पे मेरे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो मशीन और है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता। इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो एनुअल सेल्स है, जो डिमांड है, जो हमने प्रोड्यूस करने हैं, वो यूनिट्स में बता दिया, XYZ WXYZ के बता दिया, 4000, 6000, 3000, 5000, ये तो बता दिया। सेल प्राइस भी बता दी, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज भी बता दी। इंपॉर्टेंट क्या है, मशीन और पर यूनिट। अगर हमारे पास इन हाउस प्रोडक्शन होती है तो किस किस यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं टोटल मशीन और रिक्वायर्ड। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं कि मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स है ना, मशीन और रिक्वायर्ड। अच्छा जी, टोटल मशीन और रिक्वायर्ड कितने हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू के मुझे 4000 चाहिए, मुझे 4000 यूनिट्स चाहिए, और एक यूनिट बनता है 2.5 और पर यूनिट। तो बताओगे जी मेरे पास कितने घंटे लगेंगे डब्ल्यू को बनाने के लिए? जल्दी से बताओ। 4000 घंटे, 4000 यूनिट चाहिए, 10,000 कैसे आ सकते हैं? अच्छा सॉरी, मैंने गलत लिखा है, मैं 0.25 लिखना था, सॉरी, 0.25, 0.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 का मतलब है 1000 घंटे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू बनाने के लिए। एक्स को बनाने के लिए कितना चाहिए? एक्स को बनाने के लिए 0.5 और चाहिए, और एक्स के टोटल 6000 यूनिट्स हैं, और 0.5 और पर यूनिट चाहिए, तो इसका मतलब है 3000 घंटे हमें चाहिए एक्स को बनाने के लिए। वाई को बनाने के लिए वो कहता है जी कितने चाहिए हमें? 0.3। तो 3000 यूनिट्स बनाने हैं अगर हमने वाई के इंटू 0.3 और पर यूनिट, तो ये कितने बनेंगे? ये 900 घंटे बनेंगे, इसके लिए चाहिए हमें मशीन के। और 5000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें तकरीबन 0.4 और पर यूनिट लगेगा, तो ये 2000 और ये चाहिए हमें मशीन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल है मशीन और रिक्वायर्ड हैं वो कितने आ रहे हैं जी? 3, 4, 5, 6, 6900 और रिक्वायर्ड है।
और मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 3500 आवर्स ये अवेलेबल है। तो मेरे पास यहां पे जो शॉर्टेज हो रही है मशीन आवर्स की, वो 3400 आवर्स हैं जो शॉर्ट है। तो ये मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या था, ये मेरा आइडेंटिफाई हो गया। समझ आ गया कैसे आइडेंटिफाई किया था आपने? क्लियर होगी ये वाली बात? जल्दी से बताओ, ये क्लियर है? अच्छा, अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। वोमबैट कंपनी, अच्छा अब हम एक डिसीजन लेने जा रहे हैं और हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स हैं प्रोड्यूस हों या कितने यूनिट्स हमारे पास मेक की तरफ जाएं। उसके लिए हमने क्या काम किया, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं मेरे पास, डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये है मेरे पास प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहला काम क्या किया था हमने, सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर कर लिया। कैलकुलेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अच्छा, कभी कभी आपको नहीं दी होगी तो आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, वो हम कहानी गुजार चुके हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी तो आपने कैलकुलेट करनी होती है। हमारे पास यहाँ पे दी हुई है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम करते हैं इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन हाउस अगर प्रोडक्शन होती है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 5 रुपए, ये दी हुई है मेरे पास ₹7, ₹6, ₹7। ये तो आ गई मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है सब प्रोडक्ट्स की। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने तीसरे नंबर पे कैलकुलेट करनी है एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है कि यहाँ पे इसमें से मैं इसको कंपेयर करूंगा। अगर मैं बायर से कोई चीज खरीदूं तो मुझे कितनी एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज दी हुई है मेरे पास, तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज। अगर मैं आउटसोर्स कर देता हूं तो ये सामान जो मिलेगा वो मुझे बायर से ₹8 पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। ये मेरे पास मिलेगा ₹11.8 पे, ये मिलेगा ₹10.5 के ऊपर, ये मुझे मिलेगा ₹11 के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं निकाल सकता हूं एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट, कि अगर मैं आउटसोर्स कर देता हूं, ये सामान खुद से प्रोड्यूस नहीं करता, तो अब मेरे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इफ आउटसोर्स्ड, तो मेरे पास ₹3 पर यूनिट आएगा। यहाँ पे ₹4.8, 11 माइनस 4, हाँ 4.8 ही बनता है। ये आएगा ₹4.5 और ये आएगा ₹4। तो अगर ये यूनिट्स मैं खुद से प्रोड्यूस करने के बजाय बाहर से खरीदूं तो मुझे ₹3 फालतू कॉस्ट आएगी, डब्ल्यू के लिए, एक्स के लिए आएगी 4.7, वाई के लिए आएगी, जेड के लिए आएगी, ये मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आना शुरू हो जाएगी। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे चौथे नंबर पे कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर कैसे आती थी कि जो भी मैंने ये कॉस्ट निकाली है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, इसको डिवाइड बाय जो भी लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो मेरे पास यहां पे जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है, मेरे पास यहां पे लिमिटिंग फैक्टर था मशीन आवर्स पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मशीन आवर्स पर यूनिट मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है। मेरे पास क्या कहता है, मेरे पास कहता है 0.25 आवर्स लगते हैं अगर मैं ये बनाऊं 0.25 आवर्स, मेरे पास 0.5 आवर्स लगेंगे, मेरे पास 0.3 आवर्स लगेंगे,
मेरे पास 0.4 आवर्स लगेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर ये काम होता है तो अब मेरे पास ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग पर मशीन। और तो यहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग पर मशीन। और यार एक तो जब ये क्रैश करता है ना तो फिर मजा आ जाता है, फिर दिल करता है इंसान के मुंह से एक मजे की गाली निकले। अब पता नहीं कहाँ से ये खत्म होगा। मुझे अब ये डाटा लिखना है दोबारा से। अच्छा जी, हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाली थी। एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने के बाद मैंने कहा था कि इसको आप डिवाइड करोगे मशीन और पर यूनिट के साथ, अगर ये हमने प्रोड्यूस करें तो। अगर इन हाउस प्रोडक्शन होती है तो मशीन आवर्स कितने थे, 0.25 आवर्स, 0.5 आवर्स, 0.3 आवर्स, 0.4 आवर्स। अब मैं क्या करता था, अब हमने कहा था कि इसको इससे डिवाइड करेंगे। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे आएगी आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये आउटसोर्सिंग के ऊपर है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग पर मशीन और सेव्ड। पर मशीन और सेव्ड। तो आप 3/0.25 करो, जल्दी से मुझे बताओ कितना आ रहा है, आप कितने पैसे सेव कर रहे हो। कितने पैसे सेव कर रहे हैं जी हम। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, तो मेरी मशीन नहीं चलेगी। अगर मेरी मशीन नहीं चलेगी तो मेरे पास कितने पैसे बच जाएंगे, ₹12। दूसरी बताओ जी, 4.8/5, ₹9.6। 4.5/0.3, 15। और 4/0.4, ये 10 आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग है पर मशीन और सेव्ड। अगर मैं आउटसोर्स कर देता हूं तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होनी थी। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रायोरिटी ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या था, हमने क्या कहा था, हमने रैंक करने हैं। रैंक कैसे करने हैं, आउटसोर्सिंग के लिए लोएस्ट कॉस्ट टू बाय, जो लोएस्ट, जहां पे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है वो हम बाय करेंगे। और इसका ऑपोजिट क्या बन जाता है, जिसकी कॉस्ट सबसे हाईएस्ट है उसको हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पे हम रैंकिंग करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं यहां पे रैंकिंग। और रैंकिंग में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रायोरिटी फॉर आउटसोर्सिंग, या बाय करेंगे प्रायोरिटी फॉर आउटसोर्सिंग। अब जो सबसे आउटसोर्स कौन सा करेंगे, जिसके ऊपर सबसे कम कॉस्ट बियर हो रही है, सबसे कम कॉस्ट बियर हो रही है एक्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं फर्स्ट रैंक दे देता हूं कि सबसे पहले हमें इसको आउटसोर्स करना चाहिए, इसके ऊपर सबसे कम एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। दूसरे नंबर के ऊपर मुझे आउटसोर्स करना चाहिए इसको, इसके ऊपर मेरे पास दूसरे नंबर पे कम कॉस्ट आ रही है। थर्ड नंबर के ऊपर मुझे आउटसोर्स करना चाहिए इसको, और फोर्थ नंबर के ऊपर मुझे आउटसोर्स करना चाहिए इसको। और अगर मैं इसको देखूं
प्रायोरिटी फॉर इन हाउस प्रोडक्शन, प्रायोरिटी फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। तो प्रायोरिटी फॉर इन हाउस प्रोडक्शन में मुझे वो देखना चाहिए जिसके सबसे ज्यादा खर्चा आ रहा है, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट सबसे ज्यादा है, वो मुझे इन हाउस प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट नंबर पे होगा ये सबसे महंगा वाला होगा, ये मुझे खुद से बना लेना चाहिए, इसको मुझे बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड, ये आ रहा है आपके पास थर्ड, ये आ रहा है आपके पास फोर्थ। ये रैंकिंग वाली बात समझ आइए कि रैंकिंग कैसे की है मैंने, जल्दी से बताओ मुझे कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने कैलकुलेट की उस एक्स्ट्रा कॉस्ट के हिसाब से देख रहे हो कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट सबसे कम है उसको मुझे बाय करना चाहिए बाहर से, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा है वो मुझे खुद से प्रोड्यूस करनी चाहिए। ये मेरे पास आंसर है। अब इसको हम, इसका मतलब है मैंने उसको एक पूरा प्लान भी बना के देना है ना। ऑप्टिमल प्लान क्या है हमारे पास, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ऑप्टिमल इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग प्लान। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। इन हाउस प्रोडक्शन किसकी होगी जी, इन हाउस प्रोडक्शन हमें किस किस की करनी चाहिए। तो इन हाउस प्रोडक्शन जो सबसे पहले हम लोग करेंगे वो हम इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्ट वाई की। प्रोडक्ट वाई की हमें करनी है इन हाउस प्रोडक्शन सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें करनी चाहिए प्रोडक्ट वाई के बाद डब्ल्यू। तीसरे नंबर पे करनी चाहिए प्रोडक्ट जेड, और चौथे नंबर पे हमें जाना चाहिए प्रोडक्ट एक्स के ऊपर। देखते हैं अगर वो हमारे पास टाइम बचता है कि नहीं बचता। अच्छा, अब हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, यूनिट्स कितने कितने बनाने हैं, हमने प्रोडक्ट वाई के बनाने हैं 3000 यूनिट्स। तो प्रोडक्ट वाई के आगे मेरे पास 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स अगर हमने प्रोडक्ट वाई के बनाने हैं तो 3000 यूनिट्स बनाने के लिए प्रोडक्ट वाई के हमारे पास कितना टाइम लगता है, 0.3 आवर्स लगता है। तो इनटू 0.3 आवर्स पर यूनिट, तो ये मेरे पास आ गए 900 आवर्स। ये क्या हम कैलकुलेट करें, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं मशीन आवर्स कितने कितने लगेंगे। तो ये प्रोडक्ट वाई पूरी की पूरी हम इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे। क्यों प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वाई सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर कर रही है हमारी। दूसरे नंबर के ऊपर हमने प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्ट डब्ल्यू। प्रोडक्ट डब्ल्यू के कितने यूनिट्स हैं जी, प्रोडक्ट डब्ल्यू के 4000 यूनिट्स हैं, 4000 यूनिट्स हैं, और इसके ऊपर 0.25 आवर्स लगते हैं बनाते हुए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि मेरे पास 4000 यूनिट्स हैं और इसको 0.25 आवर्स लगते हैं पर यूनिट। तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा, टोटल कितने आवर्स लगेंगे, हमने ये कैलकुलेट किया, हमने कहा 1000 आवर्स लगेंगे हमारे पास ये बनाते हुए। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब Z है, Z के कितने यूनिट्स है जी, Z के 5000 यूनिट्स हैं और 0.4 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Z के मेरे पास यहाँ पे 5000 यूनिट्स हैं इंटू 0.4 और पर यूनिट। तो ये कितना बनता है जी, 5 4 20, ये बन जाता है 2000 आवर्स। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या प्रोडक्ट जेड के सारे यूनिट्स इन हाउस प्रोड्यूस हो सकते हैं, जल्दी से बताओ, क्या ये सारे के सारे यूनिट्स इन हाउस प्रोड्यूस हो सकते हैं जेड के, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर मैं सारे प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे पास जो टोटल आवर्स है वो 3900 आवर्स हो जाएंगे। मेरे पास 3900 आवर्स नहीं है, मेरे पास 1900 इस्तेमाल हो चुके हैं। तो
3500 आवर्स में से 1900 आवर्स की प्रोडक्शन अगर मैं कर चुका हूं तो रिमेनिंग आवर्स 1600 हैं। 1600 घंटे मशीन चल सकती है, तो जेड के सिर्फ 1600 घंटे मशीन चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जेड के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। मैं जेड के पूरे 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो मेरे पास 1600 घंटे हैं डिवाइड बाय 0.4 और पर यूनिट। तो जल्दी से बताओ मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता था। मैं 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे इन 2.4 आवर्स पर यूनिट। तो 1600 आवर्स मेरे पास पूरे हो जाएंगे। मैं कहा थोड़ी स्पेस बना लें। तो ये तो मेरे पास 1600 घंटे पूरे हो गए। तो मेरे पास टोटल 3500 आवर्स पूरे हो चुके हैं। ये इन हाउस प्रोडक्शन हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बाकी डिमांड मैं पूरी करूंगा आउटसोर्सिंग से। तो अब हमारे पास यहां पे बनेगा आउटसोर्स का प्लान। अच्छा जी, आउटसोर्स में अगर हमारे पास प्रोडक्ट जेड है तो प्रोडक्ट जेड के टोटल 1000 यूनिट्स थे। तो हम प्रोडक्ट जेड के 1000 यूनिट्स आउटसोर्स करेंगे और उसके बाद जो प्रोडक्ट बचती है आखिर में वो है एक्स, और प्रोडक्ट एक्स के 6000 यूनिट्स हैं। तो यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट एक्स और इसके जो 6000 यूनिट्स हैं ये हमारे पास आउटसोर्स हो जाएंगे। ये मेरे पास एक ऑप्टिमल प्लान आ चुका है कि कौन से मुझे इन हाउस प्रोड्यूस करने चाहिए, कौन से मुझे आउटसोर्स करने चाहिए। और अगर मेरे पास इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है तो आप सेलिंग प्राइस इसकी निकाल सकते हो, और इसकी जो सेलिंग प्राइस निकालोगे वो सेलिंग प्राइस निकाल के आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज आ रहा होगा। अच्छा, जब मैं आउटसोर्स करूंगा तो मेरी यहाँ पे कितनी कॉस्ट लगेगी। मेरी जो प्रोडक्ट जेड की कॉस्ट थी, अगर मैं इसको आउटसोर्स करता हूँ तो प्रोडक्ट जेड 11 रुपए के हिसाब से है, प्रोडक्ट एक्स 11.8 के हिसाब से है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एट ₹11 पर यूनिट। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एट रुपीज, ये कितना था जी, 11.8 पर यूनिट। तो ये मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। ये समझ आइए आपको। इनकी भी मेरे पास कॉस्ट दी हुई है, तो आप इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस से माइनस करोगे, आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा। हमारा भी फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पे था कि कितने यूनिट्स इन हाउस प्रोड्यूस होने हैं, कितने यूनिट्स की आउटसोर्सिंग प्लान है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, अगर हाँ सेलिंग प्राइस दी हुई है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी से बताओ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ये समझ आ गया, क्लियर हो गया आपको। चलो, तो ये था आपके पास मेक और बाय डिसीजन। यहां तक कोई इश्यूज है तो बता दो। इसमें कोई अभी तक हमने कोई नई चीज की है, हम वही रेलिवेंट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और उसके ऊपर दो तीन छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ ये स्टेप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपके स्टेप्स माइंड में है तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, खुदा हाफिज।